अगर आपको कोई अच्छा कहता है तो दरअसल अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि आपके अंदर अच्छे नज़रिए से देखने की वो कला है। खमनई साहब की शहादत जो है वो हिंदू मुसलमान सिया सुन्नी से कई गुना ऊपर उठ करके वो एक इंसानियत की लड़ाई है, एक हैवान के ख़िलाफ़, एक अत्याचारी के ख़िलाफ़। जब कोई बहुत ताकतवर इंसान, बहुत ताकतवर कोई हुकूमत अत्याचार करे और किसी की हिम्मत ना हो, तो खमनई साहब ने जो आवाज़ को बुलंद किया, चूँकि पहले आवाज़ में ही उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, तो एक ताकत दिया है जो अमेरिका वाले, इजराइल वाले, उनको लगता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमसे किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जो करूं वो सही है। अरे आप अपने देश की चिंता करिए, आप दूसरे देश की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी ठीक चल रहा है कि नहीं, वहाँ के सुप्रीम लीडर ठीक है कि नहीं, आपको उसकी क्या चिंता करनी है। तो नए नए बहाने बना करके, बदनाम करके अपनी हुकूमत और तेल खरीदने का, बेचने का, ये व्यापार करने का ये नई नई तरकीबें निकालते रहते हैं। जिस व्यक्ति का एप्स्टीन फाइल जैसे इससे कनेक्शन हो, एक ऐसे हैवान जो है वो एक सरफरा, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं लोग कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से अमेरिका के लोग, वहाँ के लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि 20-25% लोग ही उनके साथ होंगे, बाकी उनके विरोध हैं। मुझे लगता है कि सिविल वार अमेरिका में हो जाएगा। जिस तरह के हालात बन रहे हैं ना, वो ईरान की तो चिंता कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका में कोई मिसाइल नहीं गिरा सकता है, लेकिन एक ऐसा सिविल वार अमेरिका में उत्पन्न होगा, एक शुरू होगा कि निस्तो नाबूद कर देगा अमेरिका के लोग, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। देश के वज़ीर आज़म इस वक्त खामोश है, उसको कैसे देखा? ये एक दुख की बात है। हम लोग बड़ा गर्व करते थे 2014 जब वो आए देश में, बड़ी बड़ी बातें वो कहते थे। उनके पुराने रिकॉर्डिंग्स केवल आप बाहर निकाल दीजिए कि 56 इंच का सीना केवल कहानियों में रहा, भाषणों में रहा, जुमलों में रहा, लेकिन हकीकत में नहीं रहा। आप बताइए कि वार की ऐसी स्थिति थी और आप इजराइल चले गए, कितने मजबूर थे कि उनके जाने के तुरंत बाद हमारे बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और वार शुरू हो जाएगा, और वही हुआ। तो आप बताइए कि आप कितने कॉम्प्रोमाइज़ थे, आपका कौन सा नस दबा हुआ है, और जा करके फादरलैंड कह रहे हैं आप। हमारे देश के लोगों से आपने पूछा कि आपने हमारे देश के सम्मान को वहाँ जा करके बेच दिया। इजराइल हमारा फादरलैंड है, कितनी घिनौनी स्टेटमेंट है, कितना हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, कितना घटिया ये लाइन है, लेकिन आपने बोल दिया। आप वार की ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, हमारे देश की इज्जत को तार तार कर देते हैं। तो 56 इंच का सीना नहीं है और बहुत तकलीफ़ है हम लोग को, और बड़ी बड़ी बातें और केवल जुमलेबाजी में देश भर हम सीमित था, और ये नहीं है। और ऊपर से देश की जो हालत है, हिंदू मुसलमान को अलग आप अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लड़वाते रहे हैं। इसी 56 इंच वाले की सरकार नीतीश जी के साथ है, सम्राट जी अभी गृह मंत्री संभाल है। आए दिन कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं, नीट छात्रा के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या कर दिया गया। तो एक तरफ वो पीठ थपथपा रहे, दूसरी तरफ जो कानून के उलट काम हो रहा है, कोई महफूज नहीं है। देखिए, इन्होंने तो लोगों का नस को पकड़ लिया। हमारा सबसे गरीब राज्य है, 10-10 हज़ार रुपये बांट करके आपने वोटों को ख़रीदा। चुनाव के दिन तक किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अपराध की अगर आप बात करते हैं, जंगल राज आप रटते हैं चुनाव के समय, आप डाटा उठा करके देखिए ना, वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है डिफेंस मिनिस्ट्री के और बिहार सरकार के होम मिनिस्टर के पोर्टल पे। क्राइम रेट कैसे बढ़ा है वो तो आप देख लीजिएगा। वहाँ उनसे सवाल करिए तो कहते हैं कि भाई अब दर्ज होता है, पहले दर्ज ही नहीं हुआ था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन रेस में आगे नहीं देखते, वो पीछे देख के दौड़ते हैं। उनसे कुछ पूछिए तो कहते हैं कि भाई देखो पहले क्या होता था। अरे भाई आप बताइए ना, महाराष्ट्र में कैसे होता है, गुजरात में, बेंगलोर में, बड़े बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े स्टेट्स में, उनसे कंपेयर करिए, उनसे रेस में दौड़िए, उनसे प्रतियोगिता करिए। जब आपसे कोई सवाल करेंगे तो आप पीछे चले जाते हैं कि पहले लालू जी के ज़माने में क्या होता था, जंगल राज था, ऐसा है वैसा है। बिहार की बदनसीबी है कि एक सरकार लगातार जीत रही है, हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार के लोग निश्चित रूप से मायूस हो चुके हैं, अब उनको बिहार सरकार से कोई आशा नहीं है। आज आप जहाँ आज बैठे हैं, हम लोगों ने अखबारों में सुना कि अब रोज़गार मिलेगा, ये फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नाउम्मीद हो गए हैं। इसलिए अब बिहार डिजिटल फैक्ट्री हम भाइयों ने आपस में मिलकर के तय किया कि वो अपना काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रोज़गार हम खुद उत्पन्न करेंगे। तो हम लोगों ने एक बड़ा परिवार के लक्ष्य को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खास करके बिहार के युवाओं के लिए आपने ज़्यादा उम्मीद बनाया, हालांकि सबके लिए है ये। बिल्कुल, ये केवल युवाओं के लिए नहीं है। अभी मेरे भाई हैं, आप देखिए इनकी उम्र क्या होगी। ये पेंट का कारोबार में लाइन में है, और ये अमौर से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, और अभी आज भी आप देखेंगे बिहार के हर कोने से लोग आए होंगे, और दिल्ली के भी कोने से आएंगे। केवल नाम बिहार डिजिटल फैक्ट्री है, ये पूरे देश के लोगों के लिए है। सर, हटेला न्यूज़ आप जानते हैं, आपने लाइव सेशन में नाम लिया, गुजरात से मुझे फ़ोन किया उन्होंने, एक सवाल लगेगा कि वो जो पोस्ट डाल रहे हैं ग्रुप में ना, तो वो जल्दी अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या जवाब? उसके लिए हम लोगों ने कुछ और लोगों को कर दिया। शुरू में मैं ये काम मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन थोड़ी मेरी व्यस्तता रहती है, तो मैं बार बार उसको अप्रूव करने में टाइम। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं वो भी उसमें भेज देते हैं, तो पर डे 10,000 अप्रूवल के हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाते थे।
तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता था और हम नहीं चाहते थे कि एक ही बार में बहुत सारा डाले, थोड़ा गैप में 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन अब इसकी स्थिति अब मेरे भाइयों को भी नज़र आ गया होगा, मैंने 2 स्टाफ ऑलरेडी इसको मैंने उनको भी एडमिन बना दिया है। और जो काम मैं अकेले मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी 2 लोगों को बनाया है, ज़रूरत पड़ेगी 2-4 और लोगों को बना देंगे। मेरे गाँव से रागिब रूमी जी हैं, उन्होंने ही मुझे बताया आप इनके बारे में, बिहार डिजिटल मैं ज्वाइन भी हुआ, सदस्य भी हुआ। सवाल ये है कि वो भी कह रहे हैं, और जितने लोग को जुड़ा अभी लगभग 100 से ज़्यादा हमारे गांव से जुड़े हैं, वो लोग मोनेटाइजेशन को लेकर बार बार सवाल कर रहे हैं। तो उनको मतलब सब्र का इम्तिहान कि आखिर उसके लिए जो है कितना दिन इंतजार करें, क्योंकि रमज़ान महीना का जो डेट दिया। देखिए, मोनेटाइजेशन का कोई रूल अब सर्टेन रहा नहीं। जैसे यूट्यूब पे रूल है 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। वो होता है तो आप मोनेटाइज आप हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बदलता रहता है। और उसमें वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो मोनेटाइजेशन होने का जो ट्रिक एंड टेक्निक्स की बात करूँ तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हों। 1000 फॉलोअर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वही सेट ऑफ पीपल, वही लोग कितनी बार आपके पोस्ट पे आते हैं, बार बार आते हैं, और आपके कमेंट ज़रा इंटरैक्टिव होना चाहिए, आपके पोस्ट को शेयर होना चाहिए। केवल पोस्ट में व्यूज़ अगर आते हैं तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि रियल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आप डालिए। दूसरे का डाउनलोड किया हुआ कंटेंट बहुत नहीं जाएगा, और चला भी गया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ओरिजिनल कंटेंट, सुबह मुर्गी के कुकड़ू से लेकर के रात को गीदड़ की आवाज़ तक, चूँकि गाँव में गीदड़ भी होते हैं, आवाज़ भी आती है, आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट है। आप केवल एक्सप्लोर करिए, अपने क्रिएटिव IQ को बस केवल खुला रखिए, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। क्या पैगाम रहेगा आपको बिहार की दहलीज से, दिल्ली की दहलीज से? पैगाम अब देश खुद देने लगा है। मोहम्मद दीपक जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आने लगे हैं, तो देश अब जगने लगा है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती थी कि डिवाइड एंड रूल से चुनाव जीत सके, वोट पा सके, उनका पोल अब खुल चुका है। तो राणा रंजीत सिंह तो ये प्रयास बहुत पहले से कर रहा था, और मोहम्मद दीपक जैसे लोग गली गली से निकलेंगे। और इस रमज़ान में ठीक है, आप अपने मुस्लिम भाई को अबीर नहीं लगाएंगे, लेकिन गले तो लगा सकते हैं। आप जो है उनके खजूर के बगल में गुजिया रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा अब शुरू हो गया है, वक्त आ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, समझने लगे हैं, और इन लोगों का पोल भी खुलने लगा जो हमको बांटना चाहते थे। तो ये कैंसर जो इन्होंने बनाया था, फैलाया था, उसका वैक्सीनेशन अब लोग तैयार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हमारे बीच होगा और हम इस बीमारी से पूरी तरीके से हमारा देश निजात पाएगा। अगर आपको कोई अच्छा कहता है तो दरअसल अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि आपके अंदर अच्छे नज़रिए से देखने की वो कला है, अब वो अक्लमंदी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से खमई साहब की शहादत हुई है, कई लोग उनको अच्छे नज़र से देख रहे हैं तो कई लोग बुरे नज़र से देख रहे हैं। इसकी सच्चाई भी आपके सामने रखेंगे। बिहार में जब से सरकार बनी है तो गुंडों का जो राज है दरअसल वो कैसे उभरतन आ रहा है, उस पर सवाल रखेंगे। और एक तरफ जो पोस्टर आप पीछे देख रहे होंगे, दरअसल उस पर खुल के बातचीत होगी कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे ऐसे सदस्य हैं, खास करके बिहार डिजिटल के, और उनके जो संस्थापक है वो इस वक्त मौजूद है, तो उनसे बहुत सारे सवाल उन्होंने किया है, वो हम लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहेगा। एक बार तस्वीर दिखा दें कि इफ्तार आज यहाँ शाहीन बाग में होने वाला है, जिसमें आज जो मुख्य अतिथि हमारे खास करके रंजीत राणा सर जी ही हैं, और तमाम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है देखना भी चाहते थे, शामिल भी होना चाहते थे, और आप लोग की दुआ से जो ये कामयाब हुआ, मुकम्मल हुआ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान, इजराइल, जिस तरीके से अमेरिका का मामला चल रहा है, अलग अलग नज़रिए से लोग देख रहे हैं, आपका नज़रिया क्या? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इट इज़ ग्लोरियस इवन टू फेल। तो खमनई साहब की शहादत जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिया, सुन्नी से कई गुना ऊपर उठ करके वो एक इंसानियत की लड़ाई है, एक हैवान के ख़िलाफ़, एक अत्याचारी के ख़िलाफ़। जब कोई बहुत ताकतवर इंसान, बहुत ताकतवर कोई हुकूमत अत्याचार करे और किसी की हिम्मत ना हो, तो खमनई साहब ने जो आवाज़ को बुलंद किया, चूँकि पहले आवाज़ में ही उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, तो एक ताकत दिया है। जो अमेरिका वाले, इजराइल वाले, उनको लगता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमसे किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जो करूं वो सही है। अरे आप अपने देश की चिंता करिए, आप दूसरे देश की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी ठीक चल रहा है कि नहीं, वहाँ के सुप्रीम लीडर ठीक है कि नहीं, आपको उसकी क्या चिंता करनी है। तो नए नए बहाने बना करके, बदनाम करके अपनी हुकूमत और तेल खरीदने का, बेचने का, ये व्यापार करने का ये नई नई तरकीबें निकालते रहते हैं। लेकिन पहली बार एक मर्द मुजाहिद ने एक ऐसा शोर उठाया है जो पूरा विश्व अब उनके साथ होता चला जा रहा है, इमोशनली भी, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि मोरली भी उनके साथ आने शुरू कर देंगे। और जिस व्यक्ति का एप्स्टीन फाइल जैसे इससे कनेक्शन हो, एक ऐसे हैवान जो है वो एक सरफरा, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं लोग कर पा रहे हैं।
निश्चित रूप से अमेरिका के लोग, वहाँ के लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि 20-25% लोग ही उनके साथ होंगे, बाकी उनके विरोध हैं। मुझे लगता है कि सिविल वार अमेरिका में हो जाएगा। जिस तरह के हालात बन रहे हैं ना, वो ईरान की तो चिंता कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका में कोई मिसाइल नहीं गिरा सकता है, लेकिन एक ऐसा सिविल वार अमेरिका में उत्पन्न होगा, एक शुरू होगा कि निस्तो नाबूद कर देगा। अमेरिका के लोग अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। इंडिया भारत की अगर बात करें, जहां हम लोग मौजूद हैं, वहां तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, लेकिन देश के वज़ीर आज़म इस वक्त खामोश है। उसको कैसे देखा है? ये एक दुख की बात है। हम लोग बड़ा गर्व करते थे 2014 जब वो आए देश में, बड़ी बड़ी बातें वो कहते थे। उनके पुराने रिकॉर्डिंग्स केवल आप बाहर निकाल दीजिए, किसी को उनका विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की पॉलिसी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। मैं एक वीडियो उनका देख रहा था कुछ दिन पहले। वो कह रहे थे कि देश हमारा बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और उनको बड़ा तकलीफ था उस बात का। लेकिन पिछले 3 टर्म से वो प्रधानमंत्री हैं, क्या अब बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है हमारा देश? आपने क्या बदल दिया? सिलेंडर की चिंता करती थी सुषमा स्वराज जी, अब तो इंतकाल हो गया उनका, भगवान के पास चली गई। लेकिन उनका जो विरोध प्रदर्शन था, तो कई चीज़ें हैं। आप दूर से रह करके आप बोलते हैं तो बड़ा हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होता है कि 56 इंच का सीना केवल कहानियों में रहा, भाषणों में रहा, जुमलों में रहा, लेकिन हकीकत में नहीं रहा। आप बताइए कि वार की ऐसी स्थिति थी और आप इजराइल चले गए, कितने मजबूर थे कि उनके जाने के तुरंत बाद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और वार शुरू हो जाएगा, और वही हुआ। तो आप बताइए कि आप कितने कॉम्प्रोमाइज़ थे, आपका कौन सा नस दबा हुआ है, और जा करके फादरलैंड कह रहे हैं आप। हमारे देश के लोगों से आपने पूछा कि आपने हमारे देश के सम्मान को वहाँ जा करके बेच दिया? इजराइल हमारा फादरलैंड है। कितनी घिनौनी स्टेटमेंट है, कितना हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, कितना घटिया ये लाइन है, लेकिन आपने बोल दिया। आप वार की ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, हमारे देश की इज्जत को तार तार कर देते हैं। तो 56 इंच का सीना नहीं है, और बहुत तकलीफ़ है हम लोग को। और बड़ी बड़ी बातें और केवल जुमलेबाजी में देश भर हम सीमित था, और ये नहीं है। और ऊपर से देश की जो हालत है, हिंदू मुसलमान को अलग आप अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लड़वाते रहे हैं। अब जा कर के यूजीसी लागू कर दिया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में लड़ा रहे हैं। तो आप देश के सौहार्द को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज ईरान भले कमज़ोर हो, लेकिन देखिए क्या यूनिटी है उनके अंदर, किस तरीके से उनका सुप्रीम लीडर अगर नहीं है तो भी वो वार को लड़ रहे हैं, किस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जब हमारे डिफेंस के जो हेड थे उनका एक स्टेटमेंट आया था कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए। तो ऐसे होता है। अभी अगर ये मुसीबत अगर हमारे देश पे भी भगवान न करे कि अगर आता है, युद्ध की स्थिति जिस तरह से बढ़ रही है, तो क्या कहिएगा? आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? आज गल्फ़ में हमारे इतने लोग फंसे हुए हैं, कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? आज पहली बार हमारे देश का जो है एक बयान जारी हुआ है कि आप ये संयम में रहिए, कंट्रोल में रहिए, आप अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, नहीं सतर्क रहिए। अरे भाई, तो ये कौन सी बड़ी बात आपने कह दी? सतर्क तो है ही, वो तो बम देख रहे हैं अपने अगल बगल, तो सतर्क तो है ही। कुछ और कहिए कि भाई हम आपके लिए फ़्लाइट्स का इंतजाम कर रहे हैं, वहाँ फ़्लाइट नहीं उड़ रहा है तो हम रोड से कोई रास्ता निकाल रहे हैं, तब ना विश्व गुरु कहलाते आप। तो केवल विश्व गुरु जुमलेबाजी में अपने काम से साबित करिए कि विश्व गुरु हैं। हमारे जितने भी हमारे भाई गल्फ़ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, कतर से लेके, कुवैत से लेके, सऊदी अरब में, यूएई में, उनको वापस लाने का रास्ता निकालिए, उनको वापस घर बुलाइए, तब ना विश्व गुरु आप कहलाएंगे। बिल्कुल सही। सर, आप तो बिहार से आते हैं और आपने संघर्ष भी किया, ठीक है, जनता का वो प्यार नहीं मिला कि आप जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने जनता को जो है आशीर्वाद दिया। इसी 56 इंच वाले की सरकार नीतीश जी के साथ है, सम्राट जी अभी गृह मंत्री संभाल है। आए दिन कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं, नीट छात्रा के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या कर दिया गया। तो एक तरफ वो पीठ थपथपा रहे, दूसरी तरफ जो कानून के उलट काम हो रहा है, कोई महफूज नहीं है। देखिए, इन्होंने तो लोगों का नस को पकड़ लिया। हमारा सबसे गरीब राज्य है, 10-10 हज़ार रुपये बांट करके आपने वोटों को ख़रीदा। चुनाव के दिन तक किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। और आज स्थिति ये है कि अभी बजट सत्र हमारा ख़त्म हुआ है, बिहार सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है, अभी आप पैसा का डिमांड ना करें। ठेकेदार जो ठेकेदारी कर चुके हैं, करोड़ों रुपये लगा चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया होली का त्यौहार है, तनख्वाह दे दीजिए। कई लोगों का जो तनख्वाह सालों से नहीं मिल रहा है। तो बिहार की सच्चाई ये है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, और बिल्कुल रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो पे है। चुनाव जीतने के लिए पैसे बांट दिए आपने, लेकिन बिहार को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अपराध की अगर आप बात करते हैं, जंगल राज आप रटते हैं चुनाव के समय, आप डाटा उठा करके देखिए ना, वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है डिफेंस मिनिस्ट्री के और बिहार सरकार के होम मिनिस्टर के पोर्टल पे। क्राइम रेट कैसे बढ़ा है वो तो आप देख लीजिएगा। वहाँ उनसे सवाल करिए तो कहते हैं कि भाई अब दर्ज होता है, पहले दर्ज ही नहीं हुआ था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन रेस में आगे नहीं देखते, वो पीछे देख के दौड़ते हैं। उनसे कुछ पूछिए तो कहते हैं कि भाई देखो पहले क्या होता था। अरे भाई, आप बताइए ना, महाराष्ट्र में कैसे होता है, गुजरात में, बेंगलोर में, बड़े बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े स्टेट्स में, उनसे कंपेयर करिए, उनसे रेस में दौड़िए, उनसे प्रतियोगिता करिए। जब आपसे कोई सवाल करेंगे तो आप पीछे चले जाते हैं कि पहले लालू जी के ज़माने में क्या होता था, जंगल राज था, ऐसा है वैसा है। बिहार की बदनसीबी है
कि एक सरकार लगातार जीत रही है, हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा, नज़रिया सबका अपना अपना देखने का है। आप अब किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से बिहार को आपने देखा, लोगों को देखा, उनके मुद्दे को देखा, सोच को, अब यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो लोग जीत रहे हैं वो तो कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, अब किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार के लोग निश्चित रूप से मायूस हो चुके हैं। अब उनको बिहार सरकार से कोई आशा नहीं है। आज आप जहाँ आज बैठे हैं, हम लोगों ने अखबारों में सुना कि अब रोज़गार मिलेगा, ये फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नाउम्मीद हो गए हैं। इसलिए अब बिहार डिजिटल फैक्ट्री हम भाइयों ने आपस में मिलकर के तय किया कि अब अपना काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रोज़गार हम खुद उत्पन्न करेंगे। तो हम लोगों ने एक बड़ा परिवार के लक्ष्य को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिस दिशा में सरकार अभी नहीं देख रही है। तो हम लोगों ने उसको जो है दूरदर्शिता के माध्यम से देखा है। हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए सोशल मीडिया से हम अर्न करते हैं। और ऐसा है कि डॉलर का तो मोदी जी ने जो है रेट इतना बढ़ा दिया है, देश का रुपया गिरते चला जा रहा है। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स कमाते हैं कि ये डॉलर्स में कमाते हैं, तो बेहतर इनकम है, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है। लोग इसको जानते नहीं हैं, तो हम लोग बनकर भी आप आए हैं। लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जुड़ भी रहे हैं। मैं खुद लाइव सेशन आपका देख के समझ रहा हूँ। इसके पीछे का मोटो क्या है? कुछ परसेप्शन तो होगा, खास करके बिहार के युवाओं के लिए आपने ज़्यादा उम्मीद बढ़ा, हालांकि सबके लिए है ये। बिल्कुल, ये केवल युवाओं के लिए नहीं है। अभी मेरे भाई हैं, आप देखिए इनकी उम्र क्या होगी। ये पेंट का कारोबार में लाइन में है और ये अमौर से आते हैं, सीमांचल से आते हैं। और अभी आज भी आप देखेंगे बिहार के हर कोने से लोग आए होंगे और दिल्ली के भी कोने से आएंगे। केवल नाम बिहार डिजिटल फैक्ट्री है, ये पूरे देश के लोगों के लिए है। और हम लोग का सपना था कि बिहार की कोई संस्था जिसमें बाहर के लोग भी काम कर सकें, तो उस सपने को भी हम लोग साकार करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने नाम रखा है केवल, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। पत्रकार हूँ, पत्रकार का तो धर्म निभाऊंगा, इससे जुड़ा सवाल तो पूछूंगा ही, थोड़ा काउंटर। लेकिन एक जो आपके सदस्य हैं, हम भी सदस्य हूँ, सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बात क्या युवाओं को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो फिर आखिर इतना भौकाल क्यों मचाना? देखिए, कोई भी जब शुरुआत होता है तो लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। अगर आप स्कूल में जाइएगा, क्लास में जाइएगा और सवाल नहीं पूछिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, तो लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो सबको समझ में आ रहा है। तो हम ना कोई आधार कार्ड मांगते हैं, ना कोई हम उनका पैन कार्ड मांगते हैं, ना हम किसी से 1 रुपया मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने आपसे मांगा ही क्या है? हम केवल एक ही बात मांगते हैं कि आइए मिलकर के एक बड़ा परिवार बनाते हैं और 6 से 8 घंटा समय जो हम मोबाइल पे देते हैं, उसमें से आधा घंटा बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार के एक परिवार के सदस्यों के लिए दीजिए। ये परिवार एक दूसरे को मदद करने के लिए बना है और रमज़ान का ये पाक महीना हम लोग को यही सिखाता है, भाईचारा को कैसे बढ़ाएं, कैसे एक दूसरे की मदद करें। तो डिजिटली हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। कंटेंट क्रिएशन में भी उनको थोड़ी एडिटिंग, थोड़ा कैमरा, थोड़ा उनको आइडिया कि किस कंटेंट पे ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाइए, क्या करिए। तो 2 लाख लोगों का परिवार को एकत्रित करने का हम लोग का लक्ष्य है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भाई जो बिल्कुल भी उनको नहीं आता लेकिन उनकी इच्छा है कि वो सीखें, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। उससे मात्र 500 रुपये का हम लोग फ़ीस लेते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं आता है, अपना फेसबुक का प्रोफाइल तक बनाने नहीं आता है, और जहाँ भी हमारा जिस भी इलाके में 50 मेंबर हो जाएंगे तो एक बैच हम बनाएंगे और वहाँ जाकर के 2 दिन का वर्कशॉप चलाएंगे। तो वो काम होगा, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ, चूँकि हमारा ऐप अभी ज़रा उसमें इतना ना लोड आ गया है, इतना ना सर्वर पे, थोड़ा सा हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। हालांकि मैं भी खुद लोगों को समझा रहा हूँ। सर, हटेला न्यूज़ आप जानते हैं, आपने लाइव सेशन में नाम लिया, गुजरात से मुझे फ़ोन किया उन्होंने, एक सवाल लगेगा कि वो जो पोस्ट डाल रहे हैं ग्रुप में ना, तो वो जल्दी अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या जवाब? उसके लिए हम लोगों ने कुछ और लोगों को कर दिया। शुरू में मैं ये काम मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन थोड़ी मेरी व्यस्तता रहती है, तो मैं बार बार उसको अप्रूव करने में टाइम। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं, वो भी उसमें भेज देते हैं, तो पर डे 10,000 अप्रूवल के हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाते थे। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता था और हम नहीं चाहते थे कि एक ही बार में बहुत सारा डाले, थोड़ा गैप में 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन अब इसकी स्थिति, अब मेरे भाइयों को भी नज़र आ गया होगा, मैंने 2 स्टाफ ऑलरेडी इसको मैंने उनको भी एडमिन बना दिया है। और जो काम मैं अकेले मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी 2 लोगों को बनाया है, ज़रूरत पड़ेगी 2-4 और लोगों को बना देंगे। और से रागिब रूमी जी हैं, उन्होंने ही मुझे बताया आप इनके बारे में, बिहार डिजिटल में मैं ज्वाइन भी हुआ, सदस्य भी हुआ। सवाल ये है कि वो भी कह रहे हैं, और जितने लोग को जुड़ा, अभी लगभग 100 से ज़्यादा हमारे गांव से जुड़े हैं, वो लोग मोनेटाइजेशन को लेकर बार बार सवाल कर रहे हैं। तो उनको मतलब सब्र का इम्तिहान कि आखिर उसके लिए जो है कितना दिन इंतजार करें, क्योंकि रमज़ान महीना का जो डेट दिया। देखिए, मोनेटाइजेशन का कोई रूल अब सर्टेन रहा नहीं। जैसे यूट्यूब पे रूल है 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। वो होता है तो आप मोनेटाइज आप हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बदलता रहता है, और उसमें वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो मोनेटाइजेशन होने का जो ट्रिक एंड टेक्निक्स की बात करूं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हों। 1000 फॉलोअर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं,
बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वही सेट ऑफ पीपल, वही लोग कितनी बार आपके पोस्ट पे आते हैं, बार बार आते हैं, और आपके कमेंट ज़रा इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपके पोस्ट को शेयर होना चाहिए। केवल पोस्ट में व्यूज़ अगर आते हैं तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि रियल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आप डालिए। दूसरे का डाउनलोड किया हुआ कंटेंट बहुत नहीं जाएगा, और चला भी गया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ओरिजिनल कंटेंट, सुबह मुर्गी के कुकड़ू से लेकर के रात को गीदड़ की आवाज़ तक, चूँकि गाँव में गीदड़ भी होते हैं, आवाज़ भी आती है, आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट है। आप केवल एक्सप्लोर करिए, अपने क्रिएटिव आईक्यू को बस केवल खुला रखिए, आपको बहुत सारे कंटेंट अब मिलेंगे। मेरा सर एक सवाल ये है, पर्सनली मैं समझना चाह रहा हूँ कि सर कंटेंट तो सब बनाता है, अगर उसकी रील चलने लगे या फिर उनके कंटेंट चलने लगे तो मोनेटाइज तो ऐसे हो जाता है, तो आपकी तरफ से सहयोग क्या मिलेगा? हमारी तरफ से सहयोग ये है कि जो लोगों को लगता था कि भाई मैं शुरू तो करूंगा लेकिन इतने फॉलोअर्स कहाँ से आ जाएंगे, मैं लाइव आया था। हम लोगों ने पहला एक छोटा सा भी ट्रेलर दिखाया है, क्योंकि अभी देखिए 2 लाख लोगों का परिवार को व्यवस्थित करने में समय लगता है। आप 10 लोगों के परिवार को ज़रा ढंग से सेटल करने में ज़रा टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, रूल रेगुलेशन थोड़ा बताना, कौन लोग किस काम में, कोई 11 बजे फ्री होता है रात में, कोई शाम में जल्दी हो जाता है, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो परिवार को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम लोग का पहला और आखिरी रूल है कि जो हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, अगर आपको मालूम चल गया कि ये हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनका BDF का जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, या आप पहचानते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे, आपको व्यू करना, लाइक करना और कमेंट करना, शेयर को मैंने अभी कंपलसरी नहीं किया है, ये आपका फ़र्ज़ है। और इसको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे प्रतियोगिता करा रहे हैं, कुछ ना कुछ कंपटीशन करा रहे हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि आपके टॉप फैंस कौन से हैं। तो कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसके माध्यम से हम लोग धीरे धीरे उसको। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इस वक्त कुलीप एक बार पूरा दिखा दीजिए तमाम चीज़ें। एक आखिरी सवाल देखिए, जिस तरीके से रंजीत राणा सर बिहार की दहलीज से दिल्ली की दहलीज पर इस वक्त मौजूद हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं सर, सवाल यही रहेगा कि हिंदू मुसलमान को लेकर भारत में क्या क्या जहर घोला जाता है और लोग उसी के शिकार होकर लिंचिंग भी हो जाते हैं, क्या पैगाम रहेगा? आप रमज़ान में लोगों के बीच जा रहे हैं, आप खुद एक हिंदू हैं, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, पहले इंसान हैं आप, लेकिन फिर भी जो नेता जहर फैला रहे हैं, आप भी नेता हैं, तो इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या पैगाम रहेगा आपको बिहार की दहलीज से दिल्ली की दहलीज से? पैगाम अब देश खुद देने लगा है, मोहम्मद दीपक जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आने लगे हैं, तो देश अब जगने लगा है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती थी कि डिवाइड एंड रूल से चुनाव जीत सके, वोट पा सके, उनका पोल अब खुल चुका है। तो राणा रंजीत सिंह तो ये प्रयास बहुत पहले से कर रहा था, और मोहम्मद दीपक जैसे लोग गली गली से निकलेंगे। और इस रमज़ान में ठीक है, आप अपने मुस्लिम भाई को अबीर नहीं लगाएंगे, लेकिन गले तो लगा सकते हैं। आप जो है उनके खजूर के बगल में गुजिया रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा अब शुरू हो गया है, वक्त आ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, समझने लगे हैं, और इन लोगों का पोल भी खुलने लगा जो हमको बांटना चाहते थे। तो ये कैंसर जो इन्होंने बनाया था, फैलाया था, उसका वैक्सीनेशन अब लोग तैयार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हमारे बीच होगा और हम इस बीमारी से पूरी तरीके से हमारा देश निजात पाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रंजीत राणा सर थे, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इफ्तार की तैयारियाँ चल रही हैं। दर्शकों, मैंने शुरू में इसीलिए कहा नज़रिया बदलना पड़ेगा, और हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि उस नज़र से देखें जिससे एक पैगाम मोहब्बत का बढ़ सके, ना कि नफ़रत का। बहुत सारे नेता हैं जो नफ़रत तो फैला रहे हैं, लेकिन उसको ख़त्म करना, मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है।